नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिटेक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन स्वागत करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे थे जो हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। आज उसी सीक्वेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने निकल कर आ रही है, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भूटान हमारा पड़ोसी देश है और भूटान भारत के पड़ोस में एक बफर स्टेट के तौर पर कार्य करता है। और उसका जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक, जिसे हम भू सामरिक भू राजनीतिक कहते हैं, वो एक महत्व है। तो मोदी जी भूटान यात्रा पर गए हैं। उस संदर्भ में हम भारत और भूटान संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे। सो टुडे वी विल एनालाइज द इंडिया भूटान रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोदी जी का जो विजिट है टू द भूटान, राइट। इस पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे और बहुत सारे अखबारों ने इसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किसने क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक खबर मैं आपको आज दिखाता हूँ, पीआईबी की खबर है ये। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है बेटा, ये भारत सरकार का एक ऐसा सूचना का एक स्रोत है जहां से ऑथेंटिक न्यूज हमें मिलती है। तो पीआईबी ने खबर छापी है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से न्यूज आई है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना ही रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी addresses the event to make the 17th birthday and birth anniversary of his majesty the fourth king of Bhutan। कह रहे हैं कि भूटान के जो चौथे राजा हैं उनका 70वां जन्मदिन है। उस परिप्रेक्ष्य में मोदी जी भूटान में जाकर उनका बर्थडे मनाएंगे। और एक और खबर छपी है यहां पर, सेलिब्रेटिंग द किंग अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया भूटान टाइज। कह रहे हैं कि भूटान के जो राजा हैं, महानतम राजा हैं, उनके संदर्भ में इंडिया और भूटान के रिलेशंस फिर से अच्छे हो रहे हैं। जिग्मे सिंगे वांगचुक हु टर्न 70 टुडे हैज हेल्प्ड नर्चर बोथ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द माउंटेन किंगडम एंड इट्स रिलेशन विद इंडिया। कह रहे हैं कि भूटान के जो चौथे राजा हैं, जिनका नाम बेटा क्या है, जिनका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक। कैसे लिखते हैं हिंदी में? देखो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जिग्मे सिंगे वांगचुक। वांगचुक। तो इनका जो 70वां बर्थडे है, उस बर्थडे में मोदी जी यहां पहुंच रहे हैं। और इनको जो जाना जाता है, भूटान के जिग्मे सिंगे वांगचुक को जाना जाता है दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो इन्होंने भूटान का मॉडर्नाइजेशन किया था, और दूसरा इन्होंने भारत और भूटान के संबंधों को बहुत मजबूत किया था। तो अगर कभी आपसे इस संदर्भ में प्रश्न निकल कर आता है कि भूटान के मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन से राजा को जानते हैं, तो भूटान के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो जाना जाता है, वेल नोन जो किंग है ऑफ द भूटान, ही इज जिग्मे सिंगे वांगचुक। उन्होंने भूटान का मॉडर्नाइजेशन किया, भूटान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आए, भूटान में मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर आए, भूटान में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर आए। उन्होंने भूटान के लगभग 100 इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस को, कल्चरल डायमेंशंस को चेंज किया है, राइट। और एक और खबर यहां पर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री मोदी जी की भूटान यात्रा चौथे नरेश का सम्मान और शाश्वत साझेदारी को मजबूत करना। मतलब मोदी जी भूटान गए हैं, इसमें दो चीजें छुपी हुई है। एक तो वहां के जो राजा है उनका बर्थडे है 70वां, और इसके बहाने भारत और भूटान संबंध मजबूत किए जाएंगे। तो ये खबरें केवल इतनी ही हो सकती हैं जिनको पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए, बात खत्म हो गई है। लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन, सो दीज कटिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन फॉर अस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीज कटिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर आर एसेंशियल फॉर आवर प्रिपरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लुक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडो भूटान रिलेशंस। हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी जाकर देखना पड़ेगा भारत और भूटान संबंधों के बारे में, राइट। तो ये एक न्यूज है जो अखबारों में आ रही है। इसी पर्सपेक्टिव में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडो भूटान रिलेशन इन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसी संदर्भ में हम क्या करेंगे, भारत और भूटान संबंधों को बेटा किस संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे? स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि भारत और भूटान के संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंडो भूटान रिलेशंस और वायलेटर रिलेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा यहां पर मैप बनाना चाहता हूं, और मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इंडो भूटान रिलेशंस हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, राइट बेटा। थोड़ा सा देखेंगे कैसे जरूरी हो जाते हैं। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया का मैप आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और साउथ एशिया के मैप की जब हम बात करेंगे, तो ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ये नेपाल, ये भूटान, ये आपका बांग्लादेश, ये श्रीलंका, और ये आपका मालदीव हो जाएगा। तो इन भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर हम लोग साउथ एशिया कहते हैं, इसको दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध, यूपीएससी के सिलेबस का जो आईआर है, उसका पहला ही पॉइंट है इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद नेबर्स। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या है, पहले ही हमारे सिलेबस जो यूपीएससी का है उसका फर्स्ट पॉइंट यही है। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम इंडो और भूटान रिलेशंस को समझ सकते हैं।
अच्छा, जब हम नेपाल की और भूटान की बात करते हैं तो नेपाल और भूटान के बीच में ये सिक्किम है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल और भूटान दोनों ही भारत की पर्सपेक्टिव में बफर स्टेट के तौर पर काम करते हैं स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्टेट बिटवीन द टू लार्ज स्टेट नोन एज बफर स्टेट। बफर स्टेट किसे कहते हैं? कि एक छोटा राज्य या छोटा देश जो दो बड़े देशों के बीच में स्थापित होता है, देशों के बीच में स्थित होता है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो आप देखो कि नेपाल भी भारत और चीन के बीच में है, भूटान भी भारत और चीन के बीच में है। तो भूटान का एक जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है हमारे लिए। उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है हमारे संबंधों के बारे में, भारत और भूटान के संबंध कैसे शुरू होते हैं और कैसे इन संबंधों को आगे बढ़कर लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत को जो आजादी मिल रही है बेटा, वो 1947 में मिली। याद है आपको कि भारत को जो आजादी मिली वो 1947 में मिली, और आजादी के बाद भारत और भूटान के जो संबंध स्थापित हुए वो 1949 की ट्रीटी से स्थापित हुए। और इस ट्रीटी का नाम क्या था? फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी ऑफ 1949। शांति और मित्रता की संधि 1949 की संधि हमारे द्वारा की गई, और इस संधि के माध्यम से भारत और भूटान के संबंध निर्धारित हुए। इस संधि में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है, तो भारत की यह जिम्मेदारी होगी कि भारत भूटान की सैन्य मामलों को देखेगा, भारत भूटान की डिफेंस मामलों को देखेगा, और भारत भूटान को सिक्योरिटी भी देगा। एंड इन दिस ट्रीटी यहाँ एक प्रोविजन ये भी था कि अगर भूटान किसी भी प्रकार का कोई मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता है तो उसे भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 1949 की ट्रीटी का ये जो क्लॉज था, इस क्लॉज पर काफी डिबेट और डिस्कशन हुआ एंड क्रिटिसिज्म हुआ कुछ टाइम बाद, क्योंकि स्कॉलर्स और जो वहां के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया 1949 की ट्रीटी के इस क्लॉज को, जहां भूटान अगर किसी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद रहा है तो उसे भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो स्कॉलर्स ने कहा कि भूटान एक सॉवरेन कंट्री है, भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है? कि देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या करे बेटा? डिसीजन ले पाए। तो अगर भूटान अपने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भारत से अनुमति लेता है, इसका मतलब है कि क्या भूटान अपने स्ट्रेटेजिक मामलों में, अपने डिफेंस के मामलों में भारत का गुलाम है? भारत का जो है भारत से जो है बाइंडिंग कंट्री है? तो क्या भूटान फिर एक संप्रभु कंट्री है? जब इस टाइप के क्वेश्चंस इमर्ज हुए तो 1949 की ट्रीटी को बाद में जो है कि रिवाइज किया गया 2007 में, और 2007 में 1949 की ट्रीटी को रिवाइज करते हुए कहा गया कि भूटान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी भारत पर है। भारत अभी भी भूटान की सुरक्षा करेगा, लेकिन अब भूटान की सरकार को सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए जब वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ऑफ द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्हें भारत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी भी जो है भूटान क्या बेटा, भूटान के संदर्भ में भारत की जिम्मेदारी होगी कि भारत उसकी रक्षा करेगा। तो ये 1949 की ट्रीटी है, जिसे बाद में हमने 2007 में बदल दिया। तो ये हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हमारी निकल के आ रही है, और भूटान के साथ जो कुछ शेयर वैल्यूज भी हमारी है, शेयर्ड वैल्यूज, रूटेड इंटरेस्ट, जैसे कि कल्चरल एफिनिटी एफिनिटी है एक बुद्धिज्म कि बुद्धिज्म का इमरजेंस इंडिया में हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया से ज्यादा बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म कहाँ पाया जाता है? भूटान में पाया जाता है। तो बौद्ध धर्म जो कल्चरल कनेक्टिविटी है वो दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है, ठीक है। जियो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस क्या है? भूटान एक्ट्स एज अ क्रिटिकल हिमालयन बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जैसे अभी मैंने बात करी कि बफर स्टेट है, तो ये रणनीतिक महत्व हमारे लिए है। इंश्योरिंग इंडियाज नॉर्दर्न फ्रंटियर स्टेबिलिटी, जिससे कि अगर उत्तर की तरफ से, चीन की तरफ से भारत पर कोई आक्रमण होता है तो भूटान वहां पर एक मजबूत हमारा रक्षक बन के खड़ा हुआ है। अगला क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, एब्जॉर्बिंग ओवर 19% ऑफ भूटान एक्सपोर्ट्स, मेनली हाइड्रो पावर। कह रहे हैं कि भूटान की जो इकोनॉमी है वो लगभग भारत से ही चल रही है, क्योंकि भारत भूटान में उनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्टनर है, और भूटान में जो निवेश हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका 90% भारत से जाता है, वो भी हाइड्रो पावर्स के पर्सपेक्टिव में, पानी से बिजली बनाने के पर्सपेक्टिव में। तो भारत भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में सबसे भरोसेमंद अगर कोई पड़ोसी देश है तो वो भूटान है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है, अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई चली रही है, नेपाल के साथ अभी हाल फिलहाल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में जब से शेख हसीना बाहर आई है कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार बाहर गया है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, मालदीव में मोहम्मद शोले की, इब्राहिम मोहम्मद शोले की सरकार जब से आई है तब से कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन भूटान
के साथ जब से हमने संबंध बनाए हैं 1949 से, तब से लेके अब तक संबंधों में कोई खटास नहीं है। तो भारत और भूटान के संबंध इन मामलों पर काफी अच्छे काम कर रहे हैं। कैसे बेटा? एक तो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस है, हमारी शेयर्ड वैल्यूज है, जियो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है एंड डिप्लोमेटिक कंसिस्टेंसी है विद द भूटान। क्लियर बात है? तो हमने पहले ये देखा कि भारत और भूटान संबंध कैसे हैं। अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन से हैं, वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। कौन सी डिप्लोमेसी? हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। आपको पता है कि भूटान एक हिमालयन कंट्री है। हिमालयन कंट्री है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां भूटान से होते हुए ही भारत में आती हैं, भूटान से होते हुए जो है आगे बढ़ती है। जब नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है तो इनके पानी पर हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रो पावर बना सकते हैं, मतलब पानी से बिजली बना सकते हैं। और भूटान में ये लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटीज है हाइड्रो पावर की। तो हम दोनों लोग मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं, राइट? प्रोजेक्ट्स लाइक चुखा ताला एंड मांगदेछू टोटलिंग ओवर 2100 मेगावाट पावर भूटान इकोनॉमी वाइल एक्सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी टू इंडिया। कह रहे हैं कि भूटान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिनका नाम चुखा है, ताला है एंड मांगदेछू है। इन प्रोजेक्ट्स को भारत के पैसे से लगाया जा रहा है। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे? पानी से लाइट बनाएंगे और फिर वो लाइट जो है भारत को भूटान बेचेगा, जिससे कि भूटान को इकोनॉमिकली लाभ होगा, पैसा मिलेगा और भारत के पर्सपेक्टिव में जो है एनर्जी सिक्योरिटी आएगी और जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हमारी आएगी। क्योंकि अब अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी पर्सपेक्टिव में वो गल्फ कंट्रीज पर है, मिडिल ईस्ट पर है। जब हमारे पड़ोसी ही हमें लाइट देने लगेंगे तो स्ट्रेटेजिकली हम ऑटोनॉमी हो जाएंगे, ऑटोनॉमस हो जाएंगे, राइट? सिक्योरिटी पार्टनरशिप में क्या है कि भूटान ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 रिमूव्ड इंडिया इंसर्जेंट सुकासी। अच्छा, अभी भूटान में हमने क्या किया है कि हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन ऑल क्लियर का मतलब क्या था कि भारत से बहुत सारे माओइस्ट, भारत से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हैं या फिर भारत के लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, सीमा पार करके जल्दी से कहां पहुंच जाते हैं? भूटान पहुंच जाते हैं, क्योंकि भूटान पहुंचने के लिए वीजा तो लगना नहीं है, ओपन जो है सीमा। तो हमने एक ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया जहां पर हमने दोनों देशों की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने का काम किया, राइट? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कुछ, जैसे ऑनगोइंग वर्क हो रहा है। कैसे बेटा? गेलेफू, गेलेफू एक जगह है, ठीक है, और कोकराझार, कोकराझार देखो, कोकराझार और गेलेफू, ये देख लो, ये देखने को गेलेफू जो है बेटा वहां है, ये अपने है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा समस्ती रेल लिंक भी हमने बनाई है, एक रेल भी चलाने का प्रयास हम कर रहे हैं भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल कोलेबोरेशन भी कर रहे हैं, रुपए कार्ड्स हमने वहां पर चलाए हैं, भीम यूपीआई देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि हम लोग जो भी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो यूपीआई के माध्यम से ही तो करते हैं, है ना? चाहे भीम हो, चाहे आपका जो भी है पेटीएम है, जो भी है यूपीआई के माध्यम से करते हैं। तो एपीआई को हमने भूटान में भी शुरू किया है और भूटान में शुरू करने के द्वारा हमने ये बताया कि भूटान भी भारत की सर्विसेज का लाभ ले सकता है। इसके अलावा क्यूआर इंटरपोर्टेबिलिटी भी हमने वहां पर शुरू की है, जिससे कि हम उन्हें टेक्नोलॉजी भी अपनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में भी अच्छे खासे सहयोग हो रहे हैं, ठीक है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, लॉन्च ऑफ द इंडिया भूटान सैटेलाइट, हमने एक इंडिया भूटान सैटेलाइट भी 2022 में लॉन्च करी, जिससे कि भूटान को हम इंटरनेट की सर्विस दे पाएंगे, है ना, कम्युनिकेशन सर्विस उनको दे पाएंगे। तो ये स्पेस के पर्सपेक्टिव में भी हम बात कर रहे हैं, जहां कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम उनकी स्ट्रांग करेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इन सेक्टर्स में हम बेटा काम कर रहे हैं। क्या क्या सेक्टर्स हैं? एक तो हमारी एनर्जी पर्सपेक्टिव में है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में है, कनेक्टिविटी में है, डिजिटल कोलैबोरेशन में है और स्पेस में और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमारे कोलैबोरेशन उनके साथ देखने को मिल रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये बात कर सकते हैं कि मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं जो हमने वहां पर लिए हैं भूटान में काम करने के लिए। तो जैसे अभी मैंने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए का जो है कि ग्रांट हमने भूटान को दे दिया है, ठीक है। देख रहे हो, ग्रांट मतलब कि वापस पैसा नहीं लेंगे, ग्रांट का मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और मांगदेछू है, तुला है, चुखा है जैसी परियोजनाएं वहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा है जो ग्याल सुंग नेशनल सर्विस प्रोग्राम वहां पर चलाया जा रहा है, लगभग 200 करोड़ रुपए का जो है हमने वहां पर ग्रांट उन्हें दे दिया है। इंडिया भूटान रिन्यूएबल एनर्जी जो है कि
राउंड टेबल हम लोगों ने 2024 में शुरू किया, जहां पर हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी के पर्सपेक्टिव में हम कोऑपरेशन करेंगे। कल्चरल डिप्लोमेसी देखो, कल्चरल डिप्लोमेसी तो मैंने अभी बताया कि बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में जो है चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम इस कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारे द्वारा इनिशिएटिव किया गया है। अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों देशों में? इकोनॉमिक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है जबकि भूटान एक छोटी सी कंट्री इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। अगर इसी को हम देखें, इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रास्ट भूटान $3 बिलियन जीडीपी। भूटान की जीडीपी बहुत कम है, राइट? कितनी जीडीपी है बेटा? केवल 3 बिलियन की जीडीपी है। और भारत की जो है बेटा कितनी? ट्रिलियन के पर्सपेक्टिव में हम लोग काम कर रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पीपीआई आधारित इकोनॉमी, राइट? लेकिन यहाँ डिफरेंस है कि भूटान की जो पर कैपिटा इनकम के पर्सपेक्टिव में तो मालदीव है, लेकिन भूटान की जो खुशी है, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उस हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान के लोग बड़े खुश रहते हैं, है ना? सुना होगा आप लोगों ने, भूटान के लोग खुश रहते हैं, कम पैसे में भी खुश रहते हैं, राइट? एनर्जी डिपेंडेंसी, भूटान रिलाइज ऑन हाइड्रो पावर फॉर 30% ऑफ रेवेन्यूज। कह रहे हैं कि भूटान की जो इकोनॉमी है वो केवल किस पर निर्भर है? हाइड्रो पावर के रेवेन्यू पर। पर इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। डेमोग्राफिक कंट्रास्ट भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास है, जबकि लेस देन जो है कि इनकी तो 1 मिलियन से भी कम है। तो पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के पास है। भूटान एक छोटा सा देश है। जो पॉलिटिकल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि भारत दुनिया की इकोनॉमी को और दुनिया के ग्लोबल सिस्टम को, दुनिया की वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जबकि भूटान उतना ग्लोबली पार्टिसिपेट नहीं करता है पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करने में, राइट? चलो, क्लाइमेट पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेट जब पोजीशन होगा तो जो है कि दुनिया बदलेगी पूरी, और भूटान पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस से पहले हम यहाँ पर आगे जब बात करेंगे तो उससे पहले हम एक चीज ये देख सकते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया और भूटान दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत सारे एरियाज में काम भी कर रहे हैं। तो क्या दोनों के बीच में कोई चैलेंजेस भी है? क्या दोनों के बीच में कोई हमें परेशानी भी देखने को मिल रही है? तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है प्रेजेंस ऑफ चाइना, चाइना की और चीन की उपस्थिति। जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं एग्रेसिव इमरजेंस ऑफ द चाइना। एग्रेसिव इमरजेंस ऑफ द चाइना में क्या है कि चाइना बहुत तरह की नीतियां चला रहा है, जैसे वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पॉलिसी चला रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति चला रहा है, इसके अलावा डेट एंड ट्रैप की पॉलिसी चला रहा है चाइना, ठीक है? तो इन पॉलिसी, पाम एंड फाइव फिंगर पॉलिसी, तो इन पॉलिसीज के माध्यम से चीन क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर करने के लिए उसकी पड़ोसी देशों की सहायता लेता है। जिनकी नीति है पाम एंड फाइव फिंगर पॉलिसी, हथेली और 5 उंगलियों की नीति। इसमें चीन कहता है कि तिब्बत हमारी हथेली, जिसे तुमने हत्या लिया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, है ना, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमें कवर करने हैं। जैसे भारत के जो है 3 राज्य है जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और 2 देश ले लेना है उसको। कौन कौन से? नेपाल और भूटान। तो इन नीतियों के माध्यम से चीन क्या कर रहा है कि भारत के बिल्कुल किनारे पे आकर खड़ा होना चाहता है। और इसके लिए चीन क्या करता है कि भूटान और भारत के पड़ोसी देशों में सस्ती दरों पर ऋण देता है, डेट देता है, और डेट के ट्रैप में उन्हें फंसा लेता है, और फिर बाद में उनके लैंड को लीज पर लेके वहां पर सैनिक अड्डे बना लेता है। जैसे नेपाल के संदर्भ में हमने बात की थी, बांग्लादेश के संदर्भ में हमने बात की थी चटगांव, फिर हमने श्रीलंका के बारे में बात करी थी हम्बन टोटा। तो भूटान के साथ भी BRI प्रोजेक्ट के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है चीन यही काम कर रहा है। तो चीन का जो प्रेजेंस है भूटान के साथ जो बढ़ रहा है, चीन जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट भूटान में कर रहा है, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा क्या है? इनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। आप देखो, ये भी एक चैलेंज देखने को मिल रहा है कि पहले श्रीलंका, है ना, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, है ना, फिर म्यांमार में तो मिलिट्री रूल है ही, फिर मालदीव में पहले से ही कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही चल रहे हैं। अभी भूटान में भी जो है कि जब पूरी रीजनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो भूटान में भी पॉलिटिकल रीजनल इनस्टेबिलिटी होने से केवल एक ही तो पड़ोसी देश है जिसके साथ संबंध अभी अच्छे हैं, वो भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या चैलेंज है? डिले। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम भूटान में लगा रहे हैं, चोखा है, ताला है ना, मांगदेछू, ये सब पावर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स हम लगा तो देते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद हम उनको टाइमली पूरा नहीं करते हैं। आप देखो कि भारत सरकार या हमारी सरकारों का तो ये काम होता ही है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को टाइमली तरीके से पूरा नहीं करते हैं। क्या हम अपने देश में नहीं करते तो विदेशों में कैसे करेंगे? तो हम वही करते हैं कि भूटान में हमने जाके बहुत सारे हाइड्रो पावर्स लगा दिए, शुरुआत में बहुत सारा हमने काम भी किया, है ना, थोड़ा बहुत बना भी दिया, लेकिन बाद में इतना डिले करते हैं, फंड नहीं देते हैं, उन्हें पैसा नहीं पहुंचाते हैं, हाइड्रो पावर्स टाइमली जो है पूरा नहीं होते। जब वो टाइमली पूरा नहीं होते तो लोगों का जो फेथ है, क्या बेटा ध्यान से समझना, कि लोगों का जो फेथ है, विश्वास है, वो क्या है? वो डिक्लाइन कर जाता है, वो कम हो जाता है, और फिर जो अच्छे रिलेशंस बनने चाहिए वो अच्छे रिलेशंस नहीं बन
बात है, राइट। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर कन्फ्लिक्ट दोनों देशों में देखने को मिल रहा है, लेकिन बाउंड्री को लेकर या किसी भी वाटर रिसोर्स को लेकर कन्फ्लिक्ट बहुत अधिक हमारे पास नहीं है। अगर कन्फ्लिक्ट है तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे की राय क्या होनी चाहिए, हम डाइवर्सिटीफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेस को बढ़ा सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर एक्सपेंशन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, यूथ एंड स्किल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, कल्चरल, बढ़ा सकते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में मोदी जी जो है कहां गए हैं, मोदी जी भूटान गए हैं। कितने दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 11 और 12 नवंबर 2025। इन 2 दिनों में वो भूटान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि भूटान के संदर्भ में जब मोदी जी वहां पर गए हैं तो पूरा मैंने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास किया, पूरा एकदम से। देखो ये खबर है, लेकिन हमने कैसे समझा, पूरी कहानी को हमने समझा कि रिलेशंस चल कैसे रहे हैं, कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन या किन किन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा क्या इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा लिए गए हैं भूटान में काम करने के लिए, एरिया ऑफ चैलेंजेस क्या है, कहां कहां पर चैलेंज निकल कर आ रहा है, बाद में हमें वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, इन चीजों पर हमने बातचीत की हुई है। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज आपके सामने आती है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर गए हैं, तो आपको उन दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और उस देश के बीच जो संबंध पढ़ने होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पर आप पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तैयार कर सकते हैं, एरियाज ऑफ कॉपरेशन तैयार कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि एरियाज ऑफ चैलेंजेस क्या है, कहाँ कहाँ अभी दोनों देशों के बीच चुनौतियां आ रही हैं, और चुनौतियां हैं तो आप भी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि एक छोटी सी न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है, इस न्यूज के बहाने हमने इंडिया भूटान रिलेशंस को पूरा तैयार कर लिया है, और आप इससे पीटी और मेंस के लिए भी इसको देख सकते हैं, इससे क्वेश्चंस दोनों जगह निकल कर आ सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, और आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक में जो आपकी तैयारी के लिए, आपकी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय।